एक शपथ, हम दिशा नहीं दशा बदलेंगे। एक क्रांति, हम समाज नहीं सोच बदलेंगे। एक जिद, हम अपना हक लेंगे। बताएंगे हम आपको अपना हक, दिलाएंगे हम आपको आपका हक। 5 बजे 5 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। सदन में नए राज्यपाल विश्वभूषण का स्वागत भी किया जाएगा। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 14 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम सत्र को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने तैयारियां कर ली हैं। विपक्षी दल कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियां कर रहा है। वहीं चुनावी बजट होने के कारण लोगों को सरकार से कई राहतें मिलने की उम्मीद है। आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता तेजस्वी साहू हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तेजस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर चर्चा होगी। 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। क्या कुछ तैयारियां वहां चल रही हैं? जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 मार्च से बजट की शुरुआत होने जा रही है और 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश भी कर सकते हैं। उसमें 24 दिन का यह बैठक चलेगी और इसमें 14 बैठक भी होने जा रही है। तो इसकी तैयारियां भी काफी पहले से ही जोरों शोरों से चल भी रही है। आज इस पर जो है प्रेस वार्ता भी रखा गया था विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है, जिसमें 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना बजट पेश कर सकते हैं। इसमें जो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, उनके अभिभाषण से यह बजट सत्र का शुरुआत भी होगा। नए राज्यपाल का इस बजट में पहला समय रहेगा, नया दौर रहेगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कह सकते हैं कि उसका यह आखिरी बजट भी हो सकता है। तेजस्वी, विपक्ष ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है? विपक्ष क्या तैयारियां कर रहा है इस बजट को लेकर? जी 14 दिन की यह बैठक होने वाली है। 24 मार्च तक जो यह अब चलने वाली है बजट सत्र, उसमें जो है 14 बैठकें होने वाली है। इस 14 बैठक को लेकर ही विपक्षी दल ही तंज कसते हुए नजर बिल्कुल आ रहे हैं। 14 बैठक को लेकर कहा गया है कि 14 दिन में ही कैसे, 14 बैठक में ही यह कैसे जो है संपन्न हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस पक्ष के कहना है, वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी कहना है कि यह 14 बैठक जो है उनके लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से भी इन 14 बैठकों को लेकर ही विपक्षी दल भी जो है तंज कसते हुए नजर आए हैं। तेजस्वी, क्या लग रहा है आपको कि बजट जो पेश होगा विपक्ष इसको लेकर हंगामा भी कर सकता है? जी बिल्कुल। अगर कुछ नए चीजों की शुरुआत होती है या अगर कुछ काम होते रहता है तो विपक्षी दल उसके लिए बिल्कुल जो है बरकरार रहते हैं कि कहीं न कहीं एक विपक्ष मोड़ आता ही है। तो इस प्रकार से हो सकता है बिल्कुल देखने को मिल सकेगा कि यह बजट सत्र की शुरुआत जो है 1 मार्च से हो रही है। तो चाहे कह सकते हैं कि 6 मार्च को तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश भी कर सकती है। तो उस बजट पेश के पहले भी इस प्रकार से हंगामा होने को देखने को मिल सकता है, चाहे बजट पेश होने के बाद भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वह विपक्षी दल का बिल्कुल रहता है कि वह उसका विरोध करे। और क्योंकि अभी से बजट सत्र शुरुआत नहीं हुआ है, बस अभी यह कहा गया है कि 14 बैठकें होगी। इन 14 बैठक को लेकर ही अभी से जो है विपक्षी दल तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी आगे भी इस पर जो है विरोध प्रदर्शन कर सके। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का ये आखिरी बजट है, जिसको लेकर कई सारी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इस बजट में आम जनता के लिए कई सारी उम्मीदें हो सकती है। उम्मीदों से भरा ये बजट दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर तैयार है। विपक्ष हंगामा भी कर सकता है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि जो बजट है वो सरकार सलाहदार बजट पेश कर रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इसी बीच अचानक बीजेपी हाईकमान से मंत्रियों को बुलावा आया है। विधानसभा की कार्यवाही के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच इस बुलावे को काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में 25 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष भी शामिल रहे हैं। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच इस बुलावे को काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज मंत्रिमंडल में फेरबदल की कवायद तेज हो गई है। इस खबर पर हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, बिल्कुल चूंकि पहले से तय है कि मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें फेरबदल किया जाएगा। हालांकि 2022 में ही जो है चर्चाएं बहुत गर्म थी कि जो है मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। अभी और भी पद जो हैं कैबिनेट्स के उनमें उनको रखा जाएगा, जो नए लोग जो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जिनको कैबिनेट में बीजेपी को लेना है, सरकार को लेना है, और ऐसे में रूपरेखा तैयार की जा रही है। जहां तक बात दिल्ली दौरों की है, तो कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी। 1.5 घंटे तक जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात कहीं चली थी। उसके अलावा बीजेपी के और भी बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। अब गृह मंत्री जो हैं वो दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये मुलाकातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक समीकरण है जो बीजेपी को तैयार करना है, क्योंकि सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं उनको भी कैबिनेट में रखना है, लेकिन जो बीजेपी के पुराने विधायक हैं वो कैसे एडजस्ट हों इसका भी ख्याल रखना है। एक जातिगत समीकरण जो है वो बीजेपी को बनाना है, क्योंकि ये शिवराज सरकार का अंतिम कैबिनेट का फेरबदल होगा। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कई लोगों की जो है उनको हटाया भी जा सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनको भरोसे में लेकर शिवराज सिंह चौहान जो है वो उनको कुछ समय के लिए हटा सकते हैं, और उनकी जगह पे ऐसे लोगों को लाया जा सकता है जो बीजेपी के लिए जो है दिक्कत पैदा कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी, और इस कैबिनेट के ज़रिए वो एंटी इनकम्बेंसी को संभालना चाहती है। क्योंकि आपको याद होगा जब पिछला चुनाव हुआ था तो बीजेपी की जो हार का सबसे बड़ा कारण रहा था वो एंटी इनकम्बेंसी रहा था। तो इस कैबिनेट के ज़रिए एंटी इनकम्बेंसी को जो है बीजेपी दूर करना चाहेगी, और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा दिल्ली गए। हालांकि क्यों मुलाकात होगी, क्या है, किस लिए उनको वहां बुलाया गया है, क्या कैबिनेट से जुड़ा हुआ मसला है, ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि जल्दी इन पर से पर्दा हट जाएगा। और जब 2-3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री भी मुलाकात करने पहुंचे थे तब भी उनका दौरा अचानक बना था, यानी कि पहले से कोई वो दौरा प्रस्तावित नहीं था, अचानक दौरा उनका बना। और मुझे जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि इस विधानसभा के बाद जो है वो कैबिनेट का फेरबदल, कैबिनेट का विस्तार कभी भी किया जा सकता है। जी अमीन, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि 2-3 दिन पहले ही जो है जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और जाहिर सी बात है कि 1.5 घंटे चली इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात में मध्य प्रदेश के राजनीतिक जो हालात हैं उस पर ज़रूर चर्चा हुई होगी, और मध्य प्रदेश में क्या कुछ सियासी समीकरण बनाए जाएं जिसके बाद जो है स्थितियों को सुधार लिया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी अंदर खाने ये बात बखूबी समझ रही है कि ये चुनाव फाइट करना इतना आसान नहीं है। 2013 का चुनाव छोड़ दिया जाए या 2008 का चुनाव छोड़ दिया जाए, तो ये जो 18 का चुनाव गुजरा उसके बाद बीजेपी जो है वो इतनी आसानी से इस चुनाव को नहीं लेना चाहती है। बीजेपी ये बखूबी समझती है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो जोड़ी है वो बहुत अनुभवी जोड़ी है। आप भले ही बयानों के जरिए उनको हल्का बताने की कोशिश करें, उनको कहें कि वो बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं, लेकिन आप समझिए कि दोनों ही नेता जो है वो केंद्र के बड़े नेता रहे हैं। कांग्रेस में उनकी बड़ी
छवि रही है। बड़े राजनीतिक पंडित के तौर पर, राजनीतिक समीकरण के तौर पर वो जाने जाते हैं और वो जिस तरह की रणनीति बनाते हैं उस रणनीति को तोड़ना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी गच्चा खा गई थी 2018 के चुनाव में। बीजेपी को ये एहसास भी नहीं हुआ कि ये जो जोड़ी है, उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुआ करते थे कांग्रेस में, वो बीजेपी को हरा सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना होगी बीजेपी को, और इसलिए बीजेपी ये पूरा समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा कि महिलाओं को साधने के लिए लाडली बहना योजना लेकर आए, वो भी एक तरीके से आधी आबादी को जो है साधने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अब कैबिनेट में जातिगत समीकरण, एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। जी अमीन, रूठों को मनाने के लिए क्या पद का लोभ लालच भी दिया जा सकता है, जिस तरीके से गृह मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं? देखिए, बिल्कुल रूठों को मनाने के लिए जो बड़े नेता होते हैं, जो कैबिनेट में एडजस्ट नहीं होते हैं, आपने कई बार देखा है राजनीति में कि जो कैबिनेट में एडजस्ट नहीं होते हैं उनको निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाता है। जब उनकी नाराजगी बढ़ जाती है तो फिर उनको निगम मंडल में जो है उनके पदों पर उनको रखा जाता है। जब निगम मंडलों में भी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाती हैं तो फिर उनको संगठन के अंदर जो है अच्छे पदों पर रखा जाता है। तो जो बड़े नेता हैं, जो चुनाव के अंदर अच्छा खासा फायदा या नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होते हैं, उनको जो है ना कोई पद देना ही होता है, चाहे वो कैबिनेट का पद हो, चाहे राज्य मंत्री का पद हो, चाहे फिर वो निगम मंडल में आप चले जाइए या फिर संगठन में आप चले जाइए। तो ऐसी परिस्थितियां जब आपको चुनाव लड़ना है अगले 6-8 महीनों में, तो एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए नेताओं को जो नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको आपको कैबिनेट में एडजस्ट करना होगा। मैं समझता हूं कि इस विधानसभा के बाद जो है कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें क्या स्वरूप होगा वो अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। जी अमीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे हैं। कवायद लगाई जा रही है कि इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल भी हो सकते हैं। जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने घर पर काम करने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है। पीड़िता को लेकर उसकी मां मानसरोवर थाने पहुंची और बब्बन भरतपुरिया के खिलाफ मानसरोवर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी सहेली से मिलने के लिए उसके घर गई थी, जहां से पता चला कि वह घर का काम करने के लिए बब्बन भरतपुरिया के घर गई हुई है। इस पर पीड़िता भी बब्बन भरतपुरिया के घर सहेली से मिलने पहुंच गई। बब्बन भरतपुरिया के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ जबरन रेप किया गया है। आपको बता दें, राजस्थान से खबर है जहां पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि पीड़िता अपनी सहेली के घर गई थी, जहां पर बब्बन ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस ने बब्बन भरतपुरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको राजस्थान लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता रोहित सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान से एक बार शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है, जहां नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। बिल्कुल अरुण, बताना चाहूंगा कि राजस्थान के जयपुर में नाबालिग से रेप, सहेली के साथ आरोपी के घर पर काम करने गई बच्ची इस दौरान वारदात को अंजाम दिया। आप सुनकर हैरान होंगे, लेकिन ये हकीकत है। राजस्थान में बढ़ते अपराध रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी मुस्तैदी दिखाती हुई नजर आ रही है। आज भी पिंक सिटी राजधानी जयपुर में एक बेटी हैवानों के हत्या चढ़ गई। मानसरोवर थाना पुलिस ने घर पर काम करने वाली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां मानसरोवर थाने पहुंची और बयान भरतपुरिया के खिलाफ मानसरोवर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़िता की मां का आरोप है कि उसकी बेटी सहेली से मिलने के लिए उसके घर गई थी, जहां पर पता चला कि वे घर पर काम करने के लिए बब्बन भरतपुरिया के घर पहुंची हुई है। इस पर पीड़िता की बब्बन भरतपुरिया के घर सहेली से मिलने पहुंच गई। बब्बन भरतपुरिया के द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ जबरन रेप किया, इसे धमकाकर वहां से भगा दिया। पीड़िता के साथ ये पूरी घटना कई बार हुई थी, जिस पर पीड़िता ने आरोप अपनी मां को घटना की जानकारी दी। जानकारी सामने आने के बाद पीड़िता की मां बच्ची को लेकर मानसरोवर थाने पहुंची और मानसरोवर थाना पुलिस को बच्ची ने आप बीती बताई, जिस पर मानसरोवर थाना पुलिस ने बब्बन भरतपुरिया के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना की पूरी जानकारी जब साधना के रिपोर्टर को मिली तो रिपोर्टर मानसरोवर थाने के एसआई वीरेंद्र सिंह से जानकारी ली, जिस पर पुलिस ने साधना बताया कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश कर 164 के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है,
जिसे पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि बबन बरुतपुरिया नहीं मिला है, जिसकी तलाश की जा रही है। जी रोहित, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया है, एक दुष्कर्म का आरोपी जो फरार है। बिल्कुल बताना चाहूंगा तैमूर की जिस तरह यह घटना हुई है उस पर कहीं ना कहीं पुलिस ने ढिलाई यहाँ पे बरती है। राजस्थान में ऐसे कई मामले हैं, जैसे हम आज बात करें राजस्थान के सीकर की, तो सीकर से भी एक मामला सामना जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। सीकर में एक नाबालिग को 3 दरिंदे अगवा कर रहे गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। मामला 2 थाना क्षेत्र के गाँव का है। पीड़िता शादी में आई थी, इसी दौरान अगवा कर उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता को जैसे ही मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में एक आरोपी को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जो फिलहाल जुडिशियल रिमांड पर है। घटना के 10 दिन के अंदर पुलिस ने जयपुर, दिल्ली और गुजरात के कई जगहों पर तलाश की। इस कार्रवाई में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक करण शर्मा ने बताया कि नाबालिग से रेप के आरोप में मानसीय विदावत 32 वर्ष को पकड़ लिया गया है। ये कच्ची बस्ती मानपुरा का रहने वाला था। वही दूसरा आरोपी मुकेश शासी जो 28 वर्ष अंसारी नगर थाना जय सिंहपुरा का रहने वाला था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, जयपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है, जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस के हाथों से आरोपी दूर है। पुलिस का कहना है कि टीम गठित की गई है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कन्नौज के इत्र उद्योग को बजट में क्या मिला है। कानपुर के उद्योगपति पर छापे पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की गलती से जिसके यहाँ छापा पड़ना था, दूसरे के यहाँ छापा डाल दिया गया है। यह सरकार छापा मार सरकार बन गई है। बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चलने का काम कर रही है। दिल्ली में जो बैठता है वो छापे मारने का काम करता है। यूपी में इन्वेस्टर समिट लगाया गया है, जिसमें किसी भी उद्योगपति ने भाग नहीं लिया है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की है। मैं कई मौकों पर ये बात कह चुका हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार ये कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे अपराधियों को। जिस तरीके से डायलॉग मारे जाते हैं फिल्मों में, ये सरकार डायलॉग से चल रही है। मैं कई मौकों पर ये बात कह चुका हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कन्नौज के इत्र उद्योग को बजट में क्या मिला है। कानपुर के उद्योगपति पर छापे पर सवाल उठाते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया की गलती से जिसके यहाँ छापा पड़ना था, दूसरे के यहाँ छापा डाल दिया गया है। यह सरकार छापामार सरकार बन गई है। इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार फिल्मी डायलॉग की सरकार बन गई है, क्योंकि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से कई बार सरकार को लताड़ भी लग चुकी है, बावजूद इसके सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकर्ष शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। आकर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार फिल्मी डायलॉग की सरकार बन गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव पिछले 8 दिन से सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, आज अखिलेश यादव का अभिवादन हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर से सरकार को घेरने का प्रयास किया। चाहे वो प्रयागराज की घटना हो, बजट हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। बजट को बजट विहीन बताया है, दिशा विहीन बजट बताया। साथ ही साथ अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ कल भी अखिलेश यादव ने मनीष सिसोदिया वाले मामले पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया था। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के भी अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और जिसकी वजह से एक
साफ कहा जा सकता था कि अभी तक उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की पहली सरकार थी उसमें 5 सालों में विपक्ष विहीन सरकार थी, लेकिन जिस तरीके से इस बार दोबारा से जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली और उसके बाद अखिलेश यादव विपक्ष के नेता बने हैं, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तब से अखिलेश यादव विपक्ष का एक जोरदार जो है निभा रहे हैं, विपक्ष को पूरी जोरदार से अपना पक्ष रख रहे हैं और सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जी आकर्ष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी तो बदमाशों के साथ रहती है, माफियाओं के साथ रहती है, इसीलिए इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि माफियाओं की सरकार रही थी सपा सरकार। बिल्कुल, देखिए साफ है कि जिस तरीके से अतीक की बात करी जाए या फिर बड़े जो माफिया हैं उन लोगों की बात करी जाए तो साफ तौर से समाजवादी पार्टी को एक गुंडा राज और गुंडा सरकार भी कहा जाता रहा है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इन लोगों का साथ दिया है, आजम खां को लेकर के भी लगातार सवाल उठे थे। आजम खां अभी भी लगातार जो काफी वक्त तक जेल में रहे, इन सब को लेकर के सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो समाजवादी पार्टी की सरकार को लगातार गुंडा और माफियाओं की सरकार कहती थी। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की घटना हुई है, प्रयागराज की घटना के बाद से नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का प्रयास किया था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया था कि जो भी दोषी हैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं या फिर जिस तरीके से अतीक की गिरफ्तारी, जो उनके पुत्र है अतीक के, उनकी गिरफ्तारी करी गई है या उनको उठाया गया है पुलिस ने, और उसके बाद से अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं। हालांकि जो उनकी माँ है अतीक की जो वाइफ है, उन्होंने इसके लेकर के न्यायिक जांच की मांग करी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है अभी तक पुलिस इस बात का पता नहीं बता पाई है। तो साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री सजा के, हालांकि अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी उस पर जवाब देते नजर आ रहे हैं। जी आकर सवाल यह भी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, प्रदेश में माफिया सुरक्षित नहीं है, माफिया को प्रदेश से बाहर भगा दिया जाएगा, जमीन में गाड़ दिया जाएगा, लेकिन एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में घटनाएं सामने आ रही हैं इसके बावजूद भी। बिल्कुल, देखिए बात करी जाए अगर विक्रू कांड की, सबसे मशहूर कांड था कानपुर का, जिसमें जो विकास दुबे थे उनकी गाड़ी पलटी थी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद से काफी सुर्खियों में था कि उत्तर प्रदेश में तो माफियाओं के लिए गाड़ी पलट दी जाती है और उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इन सब से जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा में आए थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्रयागराज में जो दिन दहाड़े हत्या करी गई है, जिस तरीके से हथगोले और बारूदों का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास जरूर कर रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से पुलिस को निर्देश दिए थे और 60 घंटों के अंदर जिस तरीके से प्रयागराज में एनकाउंटर किया गया है, जो अतीक के जो सफेद क्रेटा गाड़ी चला रहा था उस ड्राइवर का और अतीक का जो ड्राइवर है उसका जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है, और उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में जिस बंदे का एनकाउंटर किया गया है उसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ है। उस पर सरकार ने भी निशाना साधा और अखिलेश यादव को साफ कर दिया है कि आप गुंडे और माफियाओं को संरक्षण देते हो और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो गुंडे और माफियाओं की सरकार रहेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है प्रदेश में लगातार माफिया राज बढ़ता जा रहा है, केवल सीएम योगी आदित्यनाथ फिल्मी डायलॉग पर बात करते हैं, लेकिन प्रदेश में कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। हरियाणा में नगर निगम की प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, डेवलपमेंट चार्जेज के खिलाफ अब 80 साल के बुजुर्ग ने मोर्चा खोल दिया है। 80 साल के बुजुर्ग बलबीर सिंह नगर निगम के बाहर 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो नगर निगम को जगाने के लिए और जनता में चेतना के लिए भूख हड़ताल पर हैं। निगम की गलतियों की वजह से आज हर कोई बार बार निगम के चक्कर काट रहा है। सर्वे कंपनी ने सारा सर्वे गलत किया है और खामियाजा आम जनता भुगत रही है। उन्होंने बताया कि नगर निगम की वजह से आज हर कोई परेशान है। परिवार पहचान पत्र में लोगों की आय ज्यादा दिखाई गई है और बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई है। 8 से 1942 का मेरा पड़ता है। इन्होंने अनेक टैक्स और लोगों के ऊपर ठोक दिए। जनता को थोड़ा सा जो रिलीफ मिलता था, उनकी फैमिली आईडी, बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड जिनके पास थे वो इन्होंने कैंसिल कर दिए। जिनको ओल्ड एज पेंशन मिलती थी
वो खत्म कर दी। जो भी उनको रियायत मिलती थी वो सारी तकरीबन खत्म कर रहे हैं और टैक्स और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सरकार की नीतियां देखिए, इन्होंने जो हाउस टैक्स सर्वे दिया था कंपनी को ठेका, उस कंपनी ने इतनी गलतियां कर दी हैं। अब गलतियां उस कंपनी ने करी हैं, लेकिन उसका हर्जाना आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग अब रोज अपने काम धंधे छोड़ के लाइनों में खड़े होकर अपना हाउस टैक्स ठीक करवा रहे हैं, जबकि अगर गलती कंपनी ने की थी तो फर्ज ये था कंपनी लोगों के घर तक पहुंचे उसको ठीक करे। आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं, जहां से स्टेट हेड राजकुमार सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए नगर निगम की प्रॉपर्टी आईडी पहचान पत्र के खिलाफ 81 साल के बुजुर्ग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आखिर ये मामला है क्या? जी अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है यमुनानगर के नगर निगम का मामला है, जहां पर एक 80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनकी सिर्फ एक ही मांग है नगर निगम के खिलाफ, जो आज दो दिन हो गए उनको लगातार जो है भूख हड़ताल उन्होंने जारी रखी हुई है। सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि जो नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, डेवलपमेंट चार्ज है, और जिस तरीके से जो जनता है लगातार अपने आधार कार्ड को लेकर निगम में आ रही है, किसी भी प्रकार से नगर निगम अधिकारियों द्वारा कोई भी अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नगर निगम के जितने भी आला अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनके ऊपर सीधा जो 80 साल के बुजुर्ग हैं जो कि बलबीर है, और सबसे बड़ी बात है कि वो पेशे से एक वकील भी रह चुके हैं, वो जनता की आवाज बनकर आज नगर निगम के सामने बैठ गए हैं। 2 दिन हो गए उनको लगातार अनशन जारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ना जल अन्न पानी बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया है। सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि नगर निगम में जिस तरीके से जनता जैसे कि कंपनी ने सर्वे किया, और आज कंपनी का जो सर्वे किया था, आज आम जनता जो है उसका हर्जाना भुगत रही है। सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि जो जिस तरीके से जनता परेशान हो रही है अपने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, पहचान पत्र को लेकर, डेवलपमेंट चार्ज जो है, सर्विस टैक्स है, कई तरह के बीच में बहुत सारे गड़बड़ी करी गई है। आधार कार्डों पे जो इनकम चढ़ाई गई है वो मनमानी तरीके से बिल्कुल चढ़ाई गई है। उसको लेकर आज वो 80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो लगातार अनशन जारी कर रहे हैं। अरुण, सिर्फ मैं हरियाणा सरकार से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं, यदि हमारे चैनल पर आप ये खबर देख रहे हैं तो सिर्फ मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठा है? क्यों नहीं ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ वो एक्शन लेते हैं? क्यों नहीं ऐसे अधिकारी जो हैं क्यों ऐसे गड़बड़ी कर रहे हैं जिसमें एक जो बुजुर्ग लोग हैं, एक हरियाणा सरकार को भी देखना चाहिए कि एक 80 साल का बुजुर्ग किस तरीके से बाहर गेट पर 2 दिन से लगातार खाए पिए बिना वहां पर अनशन कर रहा है। सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि जनता जिस तरीके से हर्जाना भुगत रही है उसको लेकर उनकी आंखें खुल जाएं, वो हमें देखें कि किस तरीके से यहाँ पर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किस तरह से अधिकारी आम जनता जो परेशान हो रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट कर परेशान हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। जी अरुण जी, सर्वे कंपनी ने सारा सर्वे गलत किया, बुजुर्गों का कहना है। आखिर उन सर्वे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? अरुण, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। सर्वे जिस तरीके से कंपनी ने सर्वे किया, ये तो हरियाणा सरकार को सर्वे पर जांच बैठानी चाहिए कि आखिर ये सर्वे किस तरीके से गलत किया गया है। आखिर इनके सर्वे जिस तरीके से इन्होंने गलत किया, इसका हर्जाना आम जनता क्यों भुगत रही है? हरियाणा सरकार कहती है कि जनता का साथ सबका विकास, ये विकास भी नहीं हो रहा है, जनता का साथ भी नहीं मिल रहा है, उनके साथ के साथ भी विश्वासघात किया जा रहा है। हरियाणा सरकार को बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल जारी करना चाहिए आदेश, अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच बैठानी चाहिए, ताकि हरियाणा सरकार को यह भी दिखे कि किस तरीके से एक बुजुर्ग आदमी आज 2 भूख हड़ताल कर रहा है। शायद आने वाला समय अगर नहीं बदलाव हुआ, नहीं सुधार हुआ, नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया गया, तो शायद हो सकता है कि आज 80 साल का बुजुर्ग अनशन कर रहा है, शायद आने वाले समय में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नगर निगम के बाहर बैठकर अनशन करेंगे। जी अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार, आपको बता दें हरियाणा में निगम की गलतियों के खिलाफ बुजुर्ग अनशन पर बैठा है। 2 दिन से भूख हड़ताल पर ये बुजुर्ग बैठे हैं और बुजुर्गों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उनकी पेंशन काट दी गई है, जो कि सरासर गलत है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। एक शपथ, हम दिशा नहीं दशा बदलेंगे। एक क्रांति, हम समाज नहीं सोच बदलेंगे।
एक जिद, हम अपना हक लेंगे। बताएंगे हम आपको अपना हक, दिलाएंगे हम आपको आपका हक। 5 बजे 5 बड़ी खबरें।